नमस्कार। आज हम बात करेंगे कजरी, चैती और मांड के बारे में, जो कि लोक गायन विधाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने विकसित होते होते उपशास्त्रीय शैलियों का भी रूप धारण कर लिया है। पहले हम बात करते हैं कजरी की। देखिए, कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश की लोक गायन शैली है। इसका संबंध जो है वो बरखा ऋतु से माना गया है। कजरी का जो नामकरण है वो कजरे से पड़ा है। यानी कि जैसे कजरा काला होता है, वैसे ही जब वर्षा ऋतु में काली घटाएं छाती हैं तो उस समय जो गीत गाए बजाए जाते हैं, लोकगीत, वो कहलाते हैं कजरी। ये जो कजरी है, इसमें वर्षा ऋतु का, प्रेमियों के विरह का, राधा कृष्ण के लीला का और इसके अलावा श्रृंगारिक पदों का भी प्रयोग होता है। कजरी के जो बोल हैं उसमें बनारस और मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा स्थान है। बनारस और मिर्ज़ापुर की जो कजरी है वो बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ के जो लोकमानस की एक जो छवि है उसका एहसास इस कजरी में दिखाई देता है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। उसमें आपको जो शब्दों के जो बोलने के तरीके हैं, लगाव जो है, उसमें आपको उत्तर प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी झलक मिलती है। जैसा कि मैंने बता ही दिया, इसमें वर्षा ऋतु के संबंधित पद होते हैं या फिर विरह के या फिर श्रृंगार के, सभी तरह के पद इसमें मिलते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि कजरी जो है वो वर्षा ऋतु में ही गाई जाती है। इसका संबंध वर्षा ऋतु से ही है और इसका गाना बजाना जो है वो वर्षा ऋतु में ही किया जाता था विशेष रूप से। पर अब चूँकि इसने धीरे धीरे विकसित होते होते उपशास्त्रीय गायन विधा का रूप भी धर लिया है, तो अब सामान्यतः जो गायक कलाकार होते हैं या वादन करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो सारंगी पे हो या फिर सितार पे हो या फिर सरोद पे हो, वो भी कभी कभी अपने प्रोग्राम के अंत में इस तरह से कजरी, होरी, चैती ये सब बजा दिया करते हैं, विशेष रूप से दर्शकों के आग्रह पर। और सबसे बड़ी बात कि इन शैलियों ने इतना प्रमुख स्थान ले लिया है उपशास्त्रीय गायन शैलियों की एक रॉ में कि अब इनके बिना कोई भी उपशास्त्रीय जो गायन विधा का प्रोग्राम हो वो संपन्न नहीं माना जाता है। तो कजरी का जो संबंध है मैंने आपको बताया वर्षा ऋतु से, तो मैं कुछ 2-4 कजरियों के आपको बोल बता देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा आएगा कि कजरी किस तरह की होती है। जैसे गिरिजा देवी की गाई हुई एक कजरी है, घेरी घेरी आई सावन की बदरिया रे। तो इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है और नायिका जो है वो अपने व्यथा कह रही है कि चारों तरफ बदरा घिराई है, लेकिन वो जो है वो अकेले है और उसका जो प्रीतम है वो बाहर गया हुआ है कमाने के लिए। सेम वैसा ही है जैसा राजस्थान की नायिका जो होती है उसका विरह जो होता है वो इसीलिए होता है कि उसका पति बाहर कमाने गया है। तो ये जो व्यथा है वो स्त्री की हमेशा रही है, चाहे वो किसी भी अंचल की, किसी भी क्षेत्र की हो। इसी तरह और भी एक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने इस कजरी का जिक्र किया हुआ है अपने किसी प्रोग्राम में। घन घनन घनन घर गरजे नैना मोरा बरसे, साजन घर आजा जिया मोरा तरसे। तो इसमें भी वही नायिका का विरह है कि बारिश हो रही है झमाझम और मेरे आँखों से पानी गिर रहा है, आंसू आ रहे हैं मेरी आँखों में। जो साजन है उसका जो परदेस गया हुआ है उसे वो बुला रही है कि उसके नैना उसको देखने के लिए तरस गए हैं। तो इस तरह की जो है, मैं आपको, अगर आपको समझ में आ जाए तो उसके लिए मैं आपको 2 लाइन गा के भी सुना सकती हूँ। घन घनन घनन घन गरजे, घन घनन घनन घन गरजे, नैना मोरा तरसे, माफ़ कीजिएगा, नैना मोरा बरसे, नैना मोरा बरसे,
साजन घर आजा जिया मोरा तरसे, साजन घर आजा जिया मोरा तरसे। तो इस तरह से वर्षा ऋतु से संबंधित नायिका का जो उस समय की मनस्थिति है उसका वर्णन इसमें वर्षा ऋतु के साथ में जोड़कर वर्णित किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं चैती की। चैती जो है, देखिए इसमें स्लैश करके झूला भी लिखा हुआ है, लेकिन झूला अलग है और चैती अलग है। माफ़ कीजिएगा, इसमें मिसप्रिंट हो रखा है। तो चैती का जो प्रकार है वो अलग है और झूला जो है वो अलग प्रकार है। झूला और सावनी एक कहे जा सकते हैं। झूला और सावनी कहे जा सकते हैं एक, क्योंकि सावन में ही झूले गाए जाते हैं, और सावनी जो गीत है वो भी सावन में गाया जाता है, जिसमें इस तरह का ही पदों का वर्णन होता है एक जैसा। चैती जो है वो सावन में भी गाई जाती है, लेकिन मुख्यतः चैत्र मास जो है उसके आरंभ होने के साथ, इसके मतलब होली का जो पर्व होता है उसके बाद से इसका जो गायन है वो आरंभ होता है। बनारस में इस शैली के बहुत कलाकार अब तो नहीं रहे हैं, पहले बहुत कलाकार थे और जिनका इस गायन शैली पर बहुत विशेष अधिकार था। कुछ जो शास्त्रीय संगीत के जो कलाकार हैं वो भी महफिलों में और सम्मेलनों में इन गायन शैलियों को प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और इनका इतना स्थान हो गया है कि अब इन्होंने अर्धशास्त्रीय या सुगम शास्त्रीय शैलियों का स्थान ले लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन जो चैती के जो पद हैं उसमें विरह तो मिलेगा ही मिलेगा नायिका का। इसके अलावा इसमें देखिए चैती और चैता दो प्रकार होते हैं। चैता जो है वो तो रामनवमी के अवसर पर गाया जाता है, जिसमें श्री राम के लीला का वर्णन होता है, उनके जन्म का या उनके विवाह का, इस तरह के जो पद हैं वो उसमें मिलते हैं। और चैती जो है उसमें नायिका के विरह का, श्रृंगार का, इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन उसमें मिलता है। और इसकी एक झलक दिखाने के लिए देखो मैं आपको दो लाइन बताती हूँ चैती की। चैती अगर आपको सुननी है तो आप पंडित छन्नूलाल मिश्र की गाई हुई चैती सुन सकते हैं। इसके अलावा मालिनी अवस्थी जो कि लोक गायिका है उत्तर प्रदेश की, उनका भी गाया हुआ आप चैती सुन सकते हैं। चैती जो है बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। बिहार के अंचल की जो कुछ एक जगह ऐसी हैं जहाँ चैती बहुत प्रसिद्ध है, पर धीरे धीरे वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थान ले चुकी है। पर मूलतः ये बिहार से संबंधित है, जैसा कि कजरी मूलतः उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वैसे तो देखा जाए तो एक समय में बिहार और उत्तर प्रदेश जो थे वो एक ही प्रदेश हुआ करता था, ये तो बाद में अलग अलग हो चुका है। पर वो जो अंचल है पूरा, तो उस अंचल का ये लोक गायन है। तो इसके मैं दो शब्द आपको थोड़े बता देती हूँ चैती के। माफ़ कीजिएगा, मुझे अभी शब्द याद नहीं आ रहे हैं। एक और विशेष बात इस चैती को लेकर कि चैती में जो एक लाइन समाप्त होती है तो उसमें हो रामा की जो टेर है वो इस गाने में बार बार सुनने मिलती है। जैसे मैं आपको गा के बताती हूँ। चैत मास चित लागे न रामा, बाबा के भवनवा, चैत मास चित लागे न हो रामा, बाबा के भवन माँ। और इसी तरह छन्नूलाल जी की गाई हुई जो चैती है उसके शब्द हैं से जिया से सैया रूठ गईल
हो रामा। तो ये जो इसमें जो शब्द है पद के, जो उसमें लाइन में अंत में हो रामा जो कि टेर है, वो हमेशा आपको सुनाई देगी। इससे आप जैती को पहचान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मांड गायन शैली की, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के अंचल का लोक गायन का एक प्रकार है। और जैसा कि हम राजस्थान के निवासी हैं तो हमें इस चीज़ से परिचय भी है कि मांड जो है वो पूरे राजस्थान में अलग अलग अंचल में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से गाया बजाया जाता है। मांड का जो शैली है वो श्रृंगार प्रधान शैली है, और इसमें राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता का जो एक झलक है वो इसमें नज़र आती है। ये यहाँ की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैलियों में से एक है, और समय के साथ इसने अर्धशास्त्रीय शैली का रूप धर लिया है। शास्त्रीय कलाकार भी इसे प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि कजरी और मांड के लिए है, वैसा ही इसके लिए भी है। अब देखिए, मांड के बारे में भी कई मत हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग अंचल में अलग अलग प्रकार की मांड गाई जाती है। तो हमारे यहाँ 24 प्रकार की मांड है राजस्थान में, मैं आपको बता दूं। और इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो जो जोधपुर संगीत नाटक एकेडमी है वहाँ आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पर। पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने इस पर रिसर्च किया था, और उन्होंने यहाँ के अंचलों में लगभग 2-2.5 साल काम किया अलग अलग जगह पे जाकर, और वो जो 24 प्रकार हैं उन्होंने वो अलग अलग ढूंढ कर निकाले, उनका वर्णन किया, और वो जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो संगीत नाटक एकेडमी का जो ऑफिस है जोधपुर में, उसमें उपलब्ध है। तो ये जो गायन शैली है, कोई कोई इसे राग भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो गायन प्रकार, इसका जो गायन शैली है, इसका जो स्टैंडर्ड एक है, जिस तरह की इसमें हरकतें होती है, जिस तरह का इसका लगाव है, वो शास्त्रीयता के बहुत निकट है, और इसीलिए कुछ लोग इसे राग भी कहते हैं। और शास्त्रीय संगीत में तो राग के नाम से मांड है ही। इसके अगर राग के स्वरूप पर अगर हम चर्चा करें कि जैसे मांड जो है वो राग भी है शास्त्रीय गायन शैली में, तो उसका किस तरह का स्वरूप है। देखिए, लोक गायन में किस तरह का स्वरूप है वो तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, क्योंकि आप राजस्थान के निवासी हैं। तो एक तो प्रसिद्ध जो गीत है केसरिया वालम, वो मांड पर आधारित है। उसके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं, जैसे मूमल है, वो भी मांड पर आधारित है। तो ऐसे करके बहुत सारे राजस्थानी जो लोकगीत हैं वो मांड पर ही आधारित है। लेकिन मांड में कुछ एकादश स्वर के फेरबदल से मांड का जो प्रस्तुतिकरण है वो अलग हो जाता है, और उसमें वैविध्यता आ जाती है। तो राग के आधार पर अगर हम बात करें तो इस राग में सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं, और कभी कभी इसमें कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि राग की खूबसूरती बढ़ जाती है। ऋषभ का प्रयोग जो है वो इसमें दुर्बल होता है, और अवरोह में इसे वक्र प्रयोग किया जाता है। जैसे पम गरे सा लेना चाहिए, लेकिन पम गरे सा नहीं लिया जाता, पम गरे ग सा लिया जाता है। यानी कि ऋषभ का जो है प्रयोग वो वक्र है, यानी कि सीधे ऋषभ से षड्ज पर नहीं आएंगे, रे पे आके वापस ग पे जाएंगे और फिर सा पर आएंगे। इसमें जो आलाप और ताने हैं वो सामान्यतः गंधार से प्रारंभ की जाती हैं, और इस राग में भजन और जैसा कि मैंने बताया लोकगीत, ठुमरियाँ बहुत गाई जाती हैं। इसका विस्तार जो है वो मध्य और तार सप्तक में अधिक किया जाता है, और ये सुनने में बहुत ही खूबसूरत राग है। इसे सुनने में बहुत आनंद आता है। आप अगर इसको सुनना चाहते हैं तो इसके कई सारे वीडियोस, ऑडियोज आपको नेट पर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अल्लाह जिलाई बाई जी का गाया हुआ भी मांड आपको मिलेगा। उसके अलावा गौरी देवी जी का भी गाया हुआ मांड आपको मिलेगा। देखिए, बीकानेर की, जैसलमेर की, जोधपुर की, उदयपुर की, जयपुर की, सब जगह की अपनी अलग अलग मांड है। लेकिन मांड जो है वो एक गायन विधा है, जो कि प्राकृतिक परिवेश से, सामाजिक परिवेश से जो थोड़ा बहुत बदलाव आता है, उससे उसमें भी बदलाव आता है, और वो जो थोड़ा थोड़ी विभिन्नता है उससे उसका जो प्रकार है वो अलग सुनाई पड़ता है। तो इसी तरह जैसे अब मारवाड़ी तो सभी जगह बोली जाती है, लेकिन जोधपुर की मारवाड़ी और
सिरोही की मारवाड़ी में कितना फ़र्क है। इसी तरह उदयपुर जाएंगे तो उदयपुर की जो बोली है उसमें कहाँ फ़र्क आ जाएगा। तो ये जो फ़र्क है अंचल के अलग अलग होने से, दूरी होने से, वो असर गाने बजाने में भी दिखता है। और उसी का असर है कि हमारे यहाँ जो मांड के जो प्रकार हैं वो 24 प्रकार पंडित अजय चक्रवर्ती ने खोज कर निकाले और उनका पूरी तरह व्याख्यान उन्होंने किया है। तो ये बात हुई कजरी, चैती और मांड के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।